Hello everyone. In this session, we will discuss some important questions related to banking and financial awareness. These questions are very helpful for our upcoming banking examination. आइए स्टार्ट करते हैं. First question is, which one of the following is not an objective of fiscal policy of Indian government? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की राज्य कोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में राज्य कोषीय नीति बोलते हैं. हर कंट्री अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है, यानी आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है. तो जो हमारा बजट आता है, हर साल भारत सरकार 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करती है. हर साल भारत सरकार 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत करती है, बजट को ही हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो उनके ऑब्जेक्टिव है उन्हें अचीव करती है. तो आइए जान लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का नहीं है. तो पहला ऑप्शन है प्राइस स्टेबिलिटी. तो अभी मैंने कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेबिलिटी. प्राइस में स्टेबिलिटी रहे. प्राइस की स्टेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि देखिए, अगर प्राइस बढ़ते हैं तो कंट्री में क्या आता है? प्राइस के बढ़ने से कंट्री में इन्फ्लेशन आता है. प्राइस घटते हैं तो प्राइस के घटने से क्या होता है? डिफ्लेशन आता है. डिफ्लेशन को हिंदी में मंदी बोलते हैं. तो इस पॉलिसी के थ्रू कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री में फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है. जैसे आरबीआई है, आरबीआई कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है. देखिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो वहां की सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो वहां की सेंट्रल बैंक और वहां की गवर्नमेंट होती है. अगर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी सुचारू रूप से सही तरीके से बनाएंगे तो वहां की जो इकोनॉमी है वो अच्छे से रन होगी. तो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को रन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को रन करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है. तो पहला हो गया प्राइस स्टेबिलिटी, कि ना ही ज्यादा कंट्री में इन्फ्लेशन हो ना ही कंट्री में डिफ्लेशन हो. तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू. और इसका जो टूल है, किस टूल के थ्रू कंट्रोल करते हैं, यानी कंट्रोल करने का टूल क्या है? इसका जो टूल है वो टैक्सेस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा कई बार हम देखते हैं कि टैक्सेस बढ़ा देती है, टैक्सेस घटा देती है. तो टैक्सेस बढ़ाने और घटाने का कारण क्या? देखिए, अगर कंट्री में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस क्या किए जाते हैं? बढ़ाए जाते हैं. क्लियर? और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है यानी मंदी है, तो मंदी को कंट्रोल करने के लिए टैक्स क्या किए जाते हैं? घटाए जाते हैं. तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स घटाए जाते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स बढ़ाए जाते हैं. ठीक है, जैसे आप समझ रहे होंगे कि इन्फ्लेशन कैसे आता है? जब लोगों की इनकम ज्यादा होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जब पैसा खर्च हो रहा होता है या मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेस को बढ़ा देगी, तो मनी का फ्लो क्या होगा? कंट्रोल होगा. और जब मार्केट में मनी का फ्लो कम होता है, लोग कम पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को कम कर देती है, जिससे मार्केट में लोग पैसा खर्च करें. क्लियर? तो आई होप ये प्राइस स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो प्राइस स्टेबिलिटी इसका ऑब्जेक्टिव होता है और ये टैक्सेस को बढ़ा के या कम करके अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है. फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट. तो फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए. अब फुल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करेगी? गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती है. गवर्नमेंट क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती है. अब उनमें इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या होगा भाई? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बुलेट ट्रेन डेवलप कर रही है या मेट्रो डेवलप कर रही है या ब्रिजेस है या हाईवेज है या कोई भी इस तरीके के प्रोजेक्ट है जो अर्निंग दे कंट्री को, जो रेवेन्यू जनरेट करें, तो कंट्री के लिए वो प्रोजेक्ट रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे और साथ में लाखों लोगों को रोजगार देंगे. अगर कंट्री में बुलेट ट्रेन बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी और लाखों लोगों को रोजगार देगी. और ये जो रोजगार प्लान करती है वो
मल्टीप्लाई इफेक्ट लाने के लिए करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया तो 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने से 10 लाख लोगों का रोजगार पैदा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वहां पे क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो वहां पे सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए और भी लोग आएंगे। तो ठीक है ना, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट अपने जो बिजनेस प्लान है उनके थ्रू अचीव करती है। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि जो लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे होते हैं, जो लोग अर्न कर रहे होते हैं, उनसे टैक्स ज्यादा लेती है, और जो लोग अगर बात करें गरीब हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। ठीक है ना, जिससे रिच और पुअर का जो गैप है वो ज्यादा ना रहे। तो रिच और पुअर की गैप को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जो लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाती है, और जो लोग कम अर्न कर रहे हैं उन पे कम टैक्स लगाती है, और जो लोग बिल्कुल ही टैक्स पे नहीं करते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहायता भी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सर्विसेज फ्री होती हैं उनके लिए, फॉर एग्जाम्पल उनके लिए एजुकेशन फ्री होती है, या और भी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं या सब्सिडीज हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जिससे जो गैप है वो क्या रहे, बैलेंस रहे। इनइक्वालिटी जो गैप है कि जहां पर क्या हो रहा है कि अगर रिच है तो रिचर आर गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर आर गेटिंग मोर पुअर, तो जो पुअर और रिच का जो गैप है उसे क्या किया जाए, बैलेंस किया जा सके। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इसी पॉलिसी के थ्रू करती है। ठीक है ना, सब्सिडीज प्रोवाइड करके या हेल्प प्रोवाइड करके। जैसे बोला भी जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, रॉबिन हुड की तरह अमीरों से पैसा लेती है और गरीबों को देती है। तो ये 3 हमने देख लिए कि ये फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट नहीं आता, वो इस पॉलिसी के थ्रू किसी पर रेगुलेशन नहीं किया जाता है। ठीक है ना, ये पॉलिसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है। देख लिया, आई थिंक ये क्लियर होगा। देखिए यहाँ लिखा भी है, द फिस्कल पॉलिसी इज यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन। गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसके यूज से रिलेटेड ही होता है फिस्कल पॉलिसी, कि उसका आप कैसे यूज कर रहे हो। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस अ कंट्री इकोनॉमी। देयर आर 5 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। मेन 5 ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन से? टू मेंटेन अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने बताया, टू स्टेबलाइज द प्राइस, टू स्टेबलाइज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, to maintain equilibrium in the balance of payment, to promote the economic development of underdeveloped country। तो ये सारे मेन गोल्स में आते हैं फिस्कल पॉलिसी के। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आई होप आपको पता ही होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है। जहां भी आप वर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें आप समझ जाइए इट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड, उसकी जो एंट्री होती है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मेंटेन किया जाता है। तो ये कोशिश की जाती है कि ये इक्विलिब्रियम बना रहा है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के इक्वल हो, या इंपोर्ट अगर ज्यादा भी है तो एक्सपोर्ट से तो जो रेशियो है वो कम हो। ठीक है ना, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट के मुकाबले। तो ये कोशिश की जाती है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस मेंटेन किया जाए, तो इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सुपर इम्पोज ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स इंपोज किया जाता है? ऑप्शन में है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो लगता है वो हमारी इनकम पे लगता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स तो नहीं होगा। ट्रेड टैक्स, ट्रेड टैक्स जो व्यापार हो रहा है व्यापार पे जो टैक्स लगता है, जैसे अगर बात करें अगर विद इन द कंट्री जो व्यापार हो रहा है उस पर जो टैक्स लग रहा है वो ट्रेड टैक्स, व्यापार पर। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो लगता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे लगता है। अगर आप कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, मान लो आपने कोई टी शर्ट की फैक्ट्री खोली, तो टी शर्ट बना रहे हो तो बनाने पे कोई चीज आप प्रोडक्ट बना रहे हो उस पर टैक्स लगेगा। टी शर्ट हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कोई भी चीज, कोई भी आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ट्रक मैन्युफैक्चर कर रहे हो, टायर मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करोगे उस पर जो ड्यूटी लगेगी दैट इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कस्टम ड्यूटी होगा। हम जब कोई इंपोर्ट का मतलब हमें पता ही है कि हम परचेज कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो इंटरनेशनल मार्केट से हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस पर एक टैक्स लगता है। और जो इंटरनेशनल मार्केट पे इंटरनेशनल ट्रेड पे जो टैक्स लगता है उसे हम टैरिफ बोलते हैं। मैंने कई बार अपने सेशन में बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड पे जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज टैरिफ, एंड
उसी को हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। जो टैक्स लगाया जा रहा होता है गुड्स पे, या जो टैरिफ लगाया जा रहा होता है गुड्स पे, दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। कॉर्पोरेट टैक्स हमें पता ही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कंपनीज पे जो टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। कंपनीज के जो टर्नओवर पे जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। तो आई होप ये क्लियर होगा। कस्टम ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, उस सामान में मान लो आपने कोई 10 रुपए की चीज खरीदी, तो 10 रुपए की चीज में वो टैक्स भी इंक्लूड होता है। दैट इज लेवाइड ऑन ऑल गुड्स दैट आर इंपोर्टेड टू द कंट्री एज वेल एज सम गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्टर उस पर लगता है। द ड्यूटी लेवाइड ऑन द फॉर्मर इज रेफर्ड टू एट इंपोर्ट ड्यूटी। पहले ये इंपोर्ट ड्यूटी कहलाता था, वाइल दैट लेटर इज रेफर्ड टू एट एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया जो टैक्स लगता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज द थर्ड पिलर इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तीसरे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहला स्तंभ कौन सा होता है? पहला स्तंभ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के लिए जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था वर्ल्ड बैंक। दूसरा स्तंभ है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और जो तीसरा स्तंभ है वो है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ आर इंटरनेशनल इकोनॉमीज। जो इंटरनेशनल इकोनॉमीज में टाई अप बनाए रहती हैं, जो रिलेशन स्टैब्लिश की रहती हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंट्रीज को जोड़े रहती हैं। ठीक है ना। तो WTO का फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहां है इसका? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। वर्ल्ड बैंक के बारे में पता ही है, वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना 1945 में एक साथ हुई थी। हेडक्वार्टर दोनों के वॉशिंगटन DC में है। WTO is known as third pillar of international economic relation. Beside the World Bank and IMF, the World Trade Organization is now being considered as the third pillar in the post-war international economic relation. ठीक है ना। तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को जो रेगुलेट करती है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following organization is involved in providing the insurance against various risks to the exporter? ये क्वेश्चन पहले भी अपने सेशन में कर चुके हैं कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, उनके गुड्स को इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करेगी वो निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? ऑप्शन में RBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ECGC, एक्सिम बैंक या HTCI। तो ये हमने पहले भी देखा है कि जो एक्सपोर्टर्स के गुड्स का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो ECGC करती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये मुंबई में ही बैंक है ये, और ये क्या करती है? बैंक की तरीके ही काम करती है। एक तरीके से अगर बात करें तो ये क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है, और वो अगर जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं उनके गुड्स को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ECGC की स्थापना 1957 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मुंबई में है। क्लियर है? तो यहां पे दिखाया भी है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर एंड इज कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू ये कंट्रोल की जाती है। और पहले ये जब स्टैब्लिश हुई थी वो एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इन जुलाई 1957। तो एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के फॉर्म में इसे स्टैब्लिश किया गया था कि एक्सपोर्ट मेन इसका काम यही था कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करना एक्सपोर्टर्स को। बाद में ये क्रेडिट भी प्रोवाइड करने लगी, तो फिर इसका नाम चेंज हो गया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रैंक निकाली जाती है कि किस कंट्री में बिजनेस करना आसान है। तो ये जो रैंक निकालता है ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। वर्ल्ड बैंक इस रैंक को प्रस्तुत करता है। क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक के 10 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि किस कंट्री में लाइसेंस मिलना आसान होता है, किस कंट्री में टैक्स की पॉलिसी जो है वो अगर बात करें लिबरल है, कौन सी कंट्री जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, या अगर बात करें बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, हेल्प प्रोवाइड कर रही है, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रही है, फंडिंग प्रोवाइड कर रही है।
कौन कौन से रास्ते ओपन कर रही है उनके फंडिंग के लिए, उनके बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। तो वो जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स पे देखा जाता है और उसके बेसिस पे बताया जाता है कि इस कंट्री में बिजनेस करना आसान है। अब जैसे 2019 की बात करें, 2019 में जो इंडिया की रैंक थी वो 63 थी, 63 रैंक थी। ये रैंक इंप्रूव हुई थी। एक टाइम था 2016 या 17 में, 2017 की बता रहा हूं, 2017 में इंडिया की रैंक 100 हो गई थी। उससे पहले 130 समथिंग थी, ठीक है ना, फिर 100 हुई, फिर 76 हुई, फिर अब 63 हो गई। तो ये जो रैंक इंप्रूव क्यों हो रही है? क्योंकि हम देख ही रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रही है इंडिया में भी। आपने स्टार्टअप इंडिया के बारे में सुना होगा, स्टैंड अप इंडिया के बारे में सुना होगा, आपने मेक इन इंडिया के बारे में सुना होगा, मुद्रा स्कीम के बारे में सुना होगा। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बिजनेसेस को रन करने के लिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की 63 रैंक हो गई है। और ये रैंक ऐसे हो गई कि जो 10 पैरामीटर्स हैं, 10 पैरामीटर्स में से 6 पैरामीटर्स इंडिया ने मीट किए थे। हाँ, अब 2020 की अगर बात करें तो 2020 में वर्ल्ड बैंक ने रैंक नहीं निकाली। हमें पता ही है, ड्यू टू कोविड-19 कोई भी जो बिजनेसेस है वो उन पैरामीटर्स पे काम कर ही नहीं पाए, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने वो रैंक नहीं निकाली। तो 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक नहीं आई है और 2019 में इंडिया की रैंक जो थी वो 63 थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और कि ये जो रैंक निकाली जा रही है 2003 से निकाली जा रही है, जो रैंक पब्लिश की जा रही है वो 2003 से की जा रही है, ये पता होना चाहिए। और डूइंग बिजनेस एनुअली पब्लिश रिपोर्ट विथ व्हाट डेवलप्ड बाय अ टीम लेड बाय डिजाइन कोव इन 2003, ठीक है ना। इट हैज बीन एलोबरेटेड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स इन 2003 दैट इज एम टू मेजर द कॉस्ट टू फर्म्स ऑफ बिजनेस रेगुलेशन इन 190 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a measure of reducing inequality? निम्नलिखित में से कौन सा जो मेजर है वो इनइक्वालिटी को कम नहीं करेगा? ऑप्शन में है, यहां पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है इनकम इनइक्वालिटी की। जैसे मैंने बताया, इनकम इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है कि जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसे मिनिमाइज करना, और उसे मिनिमाइज जो करती है गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे करती है? लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है और जो लोग पुअर होते हैं, मतलब रिच लोगों से या जो लोग अर्न कर रहे होते हैं, अच्छी इनकम अर्न कर रहे होते हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करती है और पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है जो लोग बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते चीजों को। तो वो जो काम करती है गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है ना। बहुत सारे अगर बात करें, आपने देखा हो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है या बहुत सारी जो उनके लिए सर्विसेज होती हैं फ्री होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से मेजर हैं जिस जो अगर बात करें इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में नहीं कारगर होते हैं? ऑप्शन में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी जो है वो कारगर होते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी गैप, यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी रन किया जाता है कि मिनिमम इतना प्रोवाइड कराना है, इतना राशन प्रोवाइड कराना है, या 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो इस तरीके के राशन प्रोवाइड कराना, मिड डे मील प्रोवाइड कराना। बहुत सारे गवर्नमेंट के इस तरीके के प्रोग्राम चलते हैं कि गरीबों को इतना तो बेसिक चीजें मिलनी चाहिए। बेसिक, जैसे आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा कि कम से कम 100 दिन का रोजगार तो लोगों को मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके के मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के थ्रू ही जो गवर्नमेंट रन करती है, उन प्रोग्राम्स के थ्रू ही वो जो गैप है उसे कम करने की कोशिश करती है, ठीक है ना, कि और भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब मिले, या वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। टैक्सेशन के थ्रू तो करती ही करती है, जैसे मैंने बताया कि टैक्स कलेक्ट करती है, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू भी करती है, ठीक है, कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर बात करें दिया जाता है, या अगर बात करें घर प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत सारी, या होम लोन या होम सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं। बट ये जो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, ये अगर बात करें, ये गवर्नमेंट जो है इसके थ्रू अगर बात करें वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस नहीं कर पाएगी। देखते हैं कैसे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज द लेसनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। समझ रहे हैं कि अगर लिबरलाइजेशन कर दिया जाएगा, इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन मतलब कि मैक्सिमम चीजें प्राइवेटाइज कर दिया है, यानी पूरा को जो पूरा अगर बात करें जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो एक तरीके से मिनिमाइज हो गया। मैक्सिमम कंट्रोल किसके पास आ गया? प्राइवेटाइजेशन के पास। यानी अगर बात करें आज के टाइम पे, अगर हम बात करें आगे चल के, मान लो हर चीज रिलायंस ही रन करे, हर चीज टाटा ही रन करे, हर चीज आदित्य बिरला की कंपनी करे, तो गवर्नमेंट का जो मार्केट में कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। और जब मार्केट में कंट्रोल मिनिमाइज हो जाएगा तो वो उस तरीके से चीजें प्लान नहीं कर पाएगा, ठीक है।
लेसनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, उसका रेस्ट्रिक्शन भी कम हो जाएगा, उसका रेगुलेशन भी कम हो जाएगा. इन एन इकोनॉमी इन एक्सचेंज ऑफ ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट एंटिटीज. द डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल लिबरलाइजेशन. तो लिबरलिज्म के थ्रू वो इस गैप को, अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसे दिक्कत आएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मार्केट वेयर देयर इज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, where there is large number of buyers and sellers but products are same. ठीक है, तो यहां पे बात हो रही है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा मार्केट होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं. तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, जहां पे जो प्रोडक्ट है वो सेम है. यहाँ पे एक वर्ड आगे देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होते हैं. मार्केट का फॉर्म होता है ये, मार्केट के 4 फॉर्म होते हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोलिस्टिक. ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मोनोपोलिस्टिक में भी होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन में भी होते हैं. बट अंतर क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट मोनोपोलिस्टिक जो इकोनॉमी है या जो फॉर्म है मार्केट का, उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन का. परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएंगे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स. कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लो कहीं पोटैटो लेने जा रहे हो या आप ऑनियन लेने जा रहे हो, तो जिस शॉप में आप पोटैटो ले रहे हो ऑनियन ले रहे हो, वो सारी की सारी शॉप में सेम ही चीज मिलेगी. यानी जो प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस होता है. ठीक है ना, यानी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या शेप है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेम ही है. अगर आप एक दुकान से आलू ले रहे हो तो दूसरी दुकान में वही आलू मिलेगा. ठीक है ना, तो वहां पे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता. और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स भी होते हैं. मोनोपोलिस्टिक मार्केट की अगर बात करें, हमारा जो 95% अबव मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक ही होता है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. बट फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आप टी शर्ट के कपड़ों के बिजनेस को ले लो. ठीक है ना, बहुत सारे ब्रांड है, कपड़े हैं, शर्ट है. अब शर्ट आपको एरो की भी मिल जाएगी, शर्ट आपको लुइस फिलिप की भी मिल जाएगी, शर्ट आपको ब्लैकबेरी की भी मिल जाएगी. बट वहां पे क्या क्वालिटी में डिफरेंशिएट है. ठीक है ना, तो वहां पे यहाँ पे अगर बात करें, एक आइडेंटिकल गुड होता है बट जो डिफरेंशिएशन होता है क्वालिटी का होता है. दैट मार्केट इज नोन एज मोनोपोलिस्टिक. अब टूथपेस्ट में भी बहुत सारे ब्रांड है, सोप में भी बहुत सारे ब्रांड है, फोन में भी बहुत सारे ब्रांड है, लैपटॉप में भी बहुत सारे ब्रांड है. या अगर हम बात करें कोई भी, आप देखो कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड होते हैं, दैट कम अंडर अ मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी. क्लियर है? मोनोपोली के बारे में बताइए. मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल सेलर एंड लार्ज बायर. जैसे अगर बात करें इंडियन रेलवे, सिर्फ इंडियन रेलवे ही अगर बात करें रेलवेज को रन करती है और उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है. बट आगे फर्दर हो सकता है या होने वाला है, वो बात की बात है. बट जहां पे कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो और सिर्फ एक ही सेलर हो, दैट इज नोन एज मोनोपोली. और ओलिगोपोलिस्टिक में क्या होता है कि देयर आर फ्यू सेलर्स और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. फ्यू सेलर्स का मतलब क्या हो गया कि वहां पे ज्यादा लोग कंपटीशन के लिए नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल कार के बिजनेस हो गए, ऑटोमोबाइल के बिजनेस हो गए, स्टील के बिजनेस हो गए, और भी बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनमें क्या होता है फ्यू सेलर्स होते हैं. तो जहां पे कंपटीशन ज्यादा नहीं होता, हर कोई एंटर नहीं हो सकता. मोनोपोलिस्टिक में तो हर कोई एंटर हो सकता है. मान लो अब बहुत सारे लोग हैं जो मिला अगर बात करें मोनोपोली, एक अपने आइडिया के थ्रू मोनोपोलिस्टिक में जा सकते हैं. मान लो जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट जैसी आपको कोई ऑनलाइन कंपनी खोलनी है तो आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे खोल सकते हो. ठीक है, बट अगर बात करें आपको कार की कंपनी खोलनी है तो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं. आई होप इतनी बात क्लियर होगी. तो परफेक्ट कंपटीशन जो है उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं सेम होते हैं, यानी होमोजीनियस होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपका वेजिटेबल आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश इन विच 5 ईयर प्लान. नाबार्ड की स्थापना किस 5 ईयर प्लान के तहत हुई थी? नाबार्ड को फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 6 5 ईयर प्लान के तहत, 6 पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी. नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 में, 1982 में. तो 1982 के समय में 6 5 ईयर प्लान चल रहा था. देखिए 5 ईयर प्लान बनाता कौन था? 5 ईयर प्लान बनाती थी प्लानिंग कमीशन, जो अब भारत में नहीं रही है.
ठीक है ना। 2015 में पूरी तरीके से प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया था और इसे रिप्लेस किया था, किसने रिप्लेस किया था, इसकी जगह कौन स्टैब्लिश हो गया, नीति आयोग। तो 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो अब अगर हम बात करें जो कंट्री के फ्यूचर के लिए जो प्लान करता है वो नीति आयोग करता है। तो हम फिर प्लानिंग कमीशन पे आते हैं और प्लानिंग कमीशन ही सारे के सारे 5 ईयर प्लान बनाया करता था। अभी तक भारत में टोटल अगर हम बात करें जो प्लानिंग कमीशन ने प्लान बनाया है वो 12 5 ईयर प्लान बनाया है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं आजादी के बाद से लेके अभी तक 2017 तक। लास्ट जो था वो 2012 से लेके 2017 तक था, ठीक है ना। 2012 में जो प्लान बना था उसे 2017 तक कंप्लीट किया, बट नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया था 2015 में। अब प्लानिंग कमीशन का जो पहला 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से लेके 1956 तक, फिर 56 से लेके 61 तक, ठीक है, फिर 61 से लेके 66 तक, और फिर 66 से लेके 69 तक अगर हम बात करें तो ये देखो ये सेकंड प्लान हो गया, ये थर्ड प्लान हो गया। और ये जो प्लान था ये प्लानिंग हॉलीडे था। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 5 ईयर प्लान से ब्रेक लिया था 3 साल का, तो दैट इज नोन एज प्लानिंग हॉलीडे। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आया 69 से 74, फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया, फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 से लेके 78 तक चला, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई थी और वो वहां पे जो प्लान है 79 तक कंटिन्यू नहीं किया गया। जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया दैट इज नोन एज रोलिंग प्लान, और जो रोलिंग प्लान चला आपका 78 से लेके 80 तक चला। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट गिर गई थी और एक गवर्नमेंट आई थी जनता दल, उसका जो प्लान था उसने एक प्लान बनाया था रोलिंग प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था, बट उसकी गवर्नमेंट भी 80 में गिर गई। और फिर जब नई गवर्नमेंट बनी तो वो 6 5 ईयर प्लान आया 80 से लेके 85। तो ये जो हमारा 6 5 ईयर प्लान है इसी के बीच में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो बी शिवरमन कमेटी के तहत हुई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन GS चिंताला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये नाबार्ड के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ को जानने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर कौन सा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेजर है वो पीसीआई क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि हमारी कंट्री में की लोगों की ग्रोथ कितनी हो रही है। पर कैपिटा इनकम अगर हम बात करें 2020 की, जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेटा निकाला था पर कैपिटा इनकम का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा निकाला था 2020 में जनवरी को, उसके हिसाब से जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो है 11,254 रुपए पर मंथ, ठीक है ना, यानी जो प्रति व्यक्ति है वो 11,254 रुपए कमाता है पर महीने। तो ये पर कैपिटा इनकम निकाली कैसे जाती है, पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर, आई होप इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स पर कैपिटल रियल इनकम। Per capita income is average income, a measure of wealth of the population of a nation. It is calculated by dividing the area of total income by its total population. Next question. The national income of a country is, national income of a country किस देश की राष्ट्रीय आय है। ऑप्शन में द एनुअल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, यानी नेशनल इनकम को हम किस निम्नलिखित में से किस चीज से डिनोट करेंगे, या निम्नलिखित में से कौन हमें नेशनल इनकम बताता है। तो ऑप्शन में है the annual revenue of the government, sum total of factor income, surplus of public sector undertaking, या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो होगा नहीं, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी नहीं है। नेशनल इनकम समझ रहे, राष्ट्रीय यानी पूरी कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करना है, और द एनुअल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम की जहां जो बात हो रही है वो पर्टिकुलर हाउस होल्ड की इनकम की बात हो रही है, कि हर एक प्रति व्यक्ति भारत में जो अर्न करता है उसकी जो भी अर्निंग है, हर एक व्यक्ति की अर्निंग को हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर के पर्संस की इनकम को कैलकुलेट करना। अब हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आ जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर में वो हर व्यक्ति आ जाता है जो कहीं काम करके या कोई वर्क करके, या अगर बात करें बिजनेस के फैक्टर में इनपुट प्रोवाइड करके अर्न कर रहा हो।
अब बिजनेस के जो फैक्टर होते हैं, बिजनेस के फैक्टर जो होते हैं उनमें इनपुट प्रोवाइड करके अर्न कर रहा हो। बिजनेस के फैक्टर क्या होगा? बिजनेस के फैक्टर हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर इसमें अगर अपने जो इनपुट प्रोवाइड करके जो भी उसकी इनकम हो रही है एक पर्टिकुलर पर्सन की, उसकी पूरी वो जो इनकम है उसे कैलकुलेट किया जाएगा और दैट इज नोन एज सम फैक्टर ऑफ इनकम। जैसे अगर मान लो कोई बिजनेस पर्सन है, उसे लैंड चाहिए, जमीन चाहिए बिजनेस करने के लिए, और मैंने उसे लैंड दे दिया, तो मुझे क्या देगा? वो रेंट देगा। तो बहुत सारे लोगों की रेंटल इनकम होती है, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया कि जो भी हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस सेक्टर को, अगर हमने ये इनपुट प्रोवाइड कर दिए, इन इनपुट प्रोवाइड करने से ही हमारी इनकम होने लगती है। लेबर प्रोवाइड कर दिया तो हमारी इनकम क्या होगी? अगर हम लेबर करना तो हमें क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगी, सैलरी मिलेगी। कैपिटल यानी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमें क्या देंगे? ब्याज देंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और अगर हम एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो उस बिजनेस को रन करने जा रहा है, तो हम उस बिजनेस को अगर मैं मान लो बिजनेस को रन करने जा रहा हूं, क्यों रन करने जा रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो जो पर्टिकुलर पर्सन की इनकम बिजनेस सेक्टर में इनपुट प्रोवाइड करके होती है, दैट इज नोन एज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, rent, interest, and in other words, a variety of measure of national income and output are used in economics to estimate total economic activity. आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।